आप सभी दोस्तों का आज के लाइव टॉक शो में पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत का खूंखार बैंडिट वीरप्पन के बारे में, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा, अगर आप चंदन के तस्कर नाम ले या हाथी के दांतों का तस्करी करने का नाम ले या दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा कत्ल करने का उस वक्त का खूंखार डाकू वीरप्पन। इसकी कहानी शुरुआत होती है इसके जन्म के साथ। वक्त है 1952। एक चरवाहे के घर में जन्मा वीरप्पन जन्म के समय से ही शिक्षा का कोई लेन देन था नहीं, तो चरवाहों का ही काम करते हुए अपने आप को वो बड़ा किया। पिता का संरक्षण प्राप्त बेहतर तरीके से ना होने के कारण गांव के बाहर जाकर के चरवाहों का काम करना और उन्हीं आपाधापी में उसके जिंदगी के 14 से 16 साल तक वर्ष निकला। कहते हैं कि अपने जिंदगी के 17वें साल में उसने सबसे पहला कत्ल किया। उस कत्ल से उसने अपने डाकू बनने के दुनिया में पहला कदम रखा। यह कत्ल कुछ इस तरीके से था जिसमें उसने एक इंसान का भी कत्ल किया, साथ ही साथ जानवर का भी कत्ल किया। तो उसे उस बात से नशा लगा और वो नशा इस तरीके से था कि आगे जाकर के उसने उसी काम को अपना पेशा बनाया। धीरे धीरे 1960, 70, 80 के दशक में विश्व में तो चंदन का मांग तब भी था, आज भी है। तो चंदन का बाजार को देखते हुए उसने चंदन का तस्करी शुरू किया। फिर हाथी के दांतों का तस्करी करना शुरू किया। कहते हैं अगर चंदन के ऊपर ही सिर्फ बात करें तो 10,000 टन चंदन का उसने अपने पूरे जीवन काल में तस्करी किया। उसका अगर रकम जोड़ा जाए तो 10 लाख करोड़ का वो रकम बनता है। और ये 1960 की बात आपको बताई जा रही है। वहीं हाथी के दांतों की बात करें तो उसने अपने जीवन में कुल 2000 हाथियों को उसने अपना शिकार बनाया। और उस शिकार का एक नायाब नमूना यह था कि वो हाथी के मस्तिष्क के बीचों बीच वो मारा करता था। और उनके मारने के बाद उसके दांतों का पूर्वी क्षेत्र के जितने भी देश हैं वहां पे उसके हाथी के दांतों का तस्करी करता था। इसके अलावा अगर इंसानों पे बात करें तो इंसानों को लेकर के ये कहा जाता है कि 184 लोगों का उसने कत्ल किया। ये तो वो कत्ल है जो आधिकारिक रूप से पुलिस स्टेशन के किसी न किसी मुकदमे में दर्ज है। ऐसे अनाधिकारिक रूप में बहुत सारे ऐसे भी मुकदमे हैं जिसमें उसने मार करके अपने जंगल के जिस क्षेत्र में वो रहता था वो उसे फेंक दिया करता था। और धीरे धीरे करते करते केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के चारों तरफ के जितने भी बॉर्डर एरिया है उन सभी जंगलों में अपना दबदबा कायम किया। और इस दबदबा कायम होने के बाद उसने वहाँ पे अपना दहशत इस तरीके से फैलाया कि लोग रात शाम छोड़िए, जिस जगह पे आज हम लोग विकास का एक सूरज देखते हैं वहाँ पे लोग दिन के 12 बजे भी जाने से कतराते थे। और ये आम लोगों की बात नहीं, सरकारी लोगों की बात है, पुलिस अफसरों की बात है। वो दहशत इस दौर का था। अब सवाल यह है कि उसने अपने इस काम को अपने चरम सीमा तक कैसे पहुंचाया। तो वो क्या करता था, अपने पूरे क्षेत्र में जहां पे वो तस्करी का काम किया करता था, जंगल के चारों तरफ लाइन माइंस बिछा कर रखता था। तो अगर कोई पुलिस थाना को ये बात खबर पकड़ में भी आता है तो वो उसे पकड़ नहीं सकती है, क्योंकि अगर जाएगी भी तो लाइन माइंस के चपेट में आकर के सारे का मौत हो सकते हैं लोगों का। इसी तरीके से 70-80 के दशक तक तो वो बच गया, लेकिन 1990 के दौर में एक बार वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो वो किसी तरीके से चालाकी फिर दिखाता है। और वो चालाकी इस तरीके से था कि उसने पुलिस अफसर से सर पे तेल लगाने के लिए वो मांगा और वो उस तेल को हाथ में रगड़ कर हथकड़ी खोल करके वो रात में वो भाग कर चंपत हो गया। ये पहला और आखिरी बार था जब किसी सरकारी अफसर के द्वारा वीरप्पन को पकड़ा हुआ देखा गया। इसके बाद ना वीरप्पन कभी पकड़ा गया और वो शायद उसका पहला सबसे बड़ा अचीवमेंट था। 1990 के बाद
कहते हैं कि उसने आगे जाकर के शादी भी की। शादी करने के बाद उसके 3 बच्चे हुए। तो मुथु लक्ष्मी के से शादी करने के बाद 3 बच्चे हुए। उन 3 बच्चों में से 2 तो अभी जिंदा है, लेकिन विड़प्पन का दहशत का कहानी इतनी चरम सीमा तक पहुंच गया कि उसने एक बच्चे को अपने हाथ से अपनी एक बेटी को गला घोट करके मारा। इसकी कहानी ये है कि एक बार जंगल में छापेमारी चल रही थी और उस छापेमारी से बचने के लिए उसने अपनी बेटी को गला घोट करके मार दिया, और कारण सिर्फ ये था कि रात के वक्त उसकी बेटी के मुंह से आवाज़ निकल रहा था, रो रही थी। नवजात शिशु अपने मांग को लेकर के वो तो रहेंगी, लेकिन अब उस चीज़ को चुप कराने के लिए उसने क्या किया, कत्ल किया अपने ही बेटी का। इसके बाद विड़प्पन 1993 में सबसे बड़ा अपना कांड करता है, जिससे 3 राज्य की पुलिस और सरकारी महकमे में खलबली मचती है। जिस कांड में 2 बस को उसने लैंडमाइन के द्वारा उसने उड़ा दिया, और वो 2 बस थे जो विड़प्पन को तीसरी बार पकड़ने जा रहे थे, और उस दोनों बस में 22 पुलिस अफसर शामिल थे, और ये 22 पुलिस अफसर 3 राज्य के एसटीएफ थे। आज तक भारत में पहली बार एसटीएफ विड़प्पन को लेकर ही सबसे पहली बार बनाई गई है, जो आज हमें देखने को मिलता है विभिन्न राज्यों में। इसकी शुरुआत इसी कहानी से होती है। लेकिन जब 22 पुलिस अफसर की मौत होती है, उसको लेकर के सरकार अब ठान लेती है कि किसी भी तरीके से इस मुसीबत को किसी भी तरीके से ख़त्म करना है जल्द से जल्द। लेकिन सरकार 1993 से लेकर के 2000 के अंत तक इस काम को अंजाम नहीं दे पा रही थी, और इसी के बीच साउथ इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार उस वक्त के राजकुमार का विड़प्पन ने अपहरण भी कर लिया। राजकुमार के अपहरण के बाद कहते हैं कि विड़प्पन ने उसे छोड़ने के लिए सरकार से 50 करोड़ की मांग की, और पहली बार ऐसा है कि सरकार किसी डाकू के मांग को मांगते हुए 50 करोड़ उसके खेमे में डाल भी दी। अब उसका हिम्मत इस जगह से और 2 स्तर ऊपर बढ़ा, लेकिन राजकुमार को छोड़ने के एवज में उसने बाद में और फिरौते की मांग की। कहते हैं कि इसको लेकर के स्थानीय मैगजीन के पत्रकार आर गोपाल ने विड़प्पन के साथ समझौता करवाकर उस समय के राजकुमार को छुड़वाया। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आता है जब वहां के एक लोकल स्थानीय पुलिस ऑफिसर को उसने सिर्फ शक के बुनियाद पे उसने गला काट करके मार डाला, और महीनों तक जंगल में जिस जगह पे वो रहा करता था वहां पे उस पुलिस अफसर के सर को लेकर के वो फुटबॉल के जैसा खेला करता था। 2002 में अब विड़प्पन का अंतिम सबसे बड़ा कांड का बारी आता है, जिसमें वो उस समय के कर्नाटक के पशु मंत्री और कृषि मंत्री उनको वो अगवा करता है। अगवा करने के बाद फिरौती फिर से मांगता है, लेकिन अब सरकार ठान चुकी थी कि अब इस जगह पे अब झुकना नहीं है। तब कर्नाटक की सरकार ने एसटीएफ के द्वारा ऑपरेशन को चलाया, लेकिन ये ऑपरेशन नाकाम हो गया, और ऑपरेशन नाकाम होने के बाद कुछ वक्त के दौरान पशु मंत्री जो थे उनका लाश जंगल के बाहर से मिलता है। सरकार अभी भी द्वंद्व में थी कि इस मुसीबत का अंत कैसे हो। तो इसी को देखते हुए तमिलनाडु में तब जयललिता की सरकार आई, और उन्होंने एक तेज तर्रार ऑफिसर विजय कुमार को अपॉइंट किया एसटीएफ में, और उनको एक जिम्मा दिया गया कि आप सभी काम को छोड़ करके विड़प्पन के पीछे पड़ें और ऑपरेशन कुकुन को अंजाम दें। ये ऑपरेशन कुकुन यही है कि विड़प्पन के खात्मे को किसी भी तरीके से जल्द पूरा किया जाए। इसको लेकर के विड़प्पन ने अपने षड्यंत्र को बनाना शुरू किया एक तरफ, और एक तरफ विजय कुमार का षड्यंत्र चल रहा था। विजय कुमार ने विड़प्पन के खात्मा के लिए जो रणनीति बनाई उसको देखते हुए उन्होंने विड़प्पन के पूरे जीवन कुंडली को खंगालना शुरू किया, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था कि जिससे विड़प्पन तक पहुंचा जा सके। अंत में विजय कुमार को एक क्लू मिलता है, जिसमें वो देखते हैं कि विड़प्पन के आंख में दिक्कत है, और वो आंख का इलाज करवाने के लिए महीने के अंतराल पे वो स्थानीय अस्पताल का दौरा करता है। तभी विजय कुमार ने अपने एसटीएफ के लोगों को तैयार करके जाल बुना, और उस रणनीति का टारगेट ये था कि किसी भी तरीके से
वीरप्पन को पकड़ा जाए। अब आगे ये होता है कि एसटीएफ के 2 ऑफिसर को एम्बुलेंस के ट्रेंड ऑफिसर बना करके, वार्ड बॉय और ड्राइवर बनाकर उन्हें उसी क्षेत्र में दौड़ाया जाता है सप्ताह तक कुछ, और ये दिखाया जाता है कि वो एम्बुलेंस उसी स्थानीय क्षेत्र का है जो सरकारी सेवा देती है। वीरप्पन को जब इस बात का आश्वस्त हो गया कि सरकार का कोई यहाँ पे मिली भगत नहीं है, उसने उस एम्बुलेंस का सहारा लेकर के अस्पताल जाना शुरू किया, जहाँ आगे जा कर के एम्बुलेंस रुकता है और एसटीएफ अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। वीरप्पन के साथ 2 और साथियों का यहाँ पे एनकाउंटर होकर खात्मा होता है। लेकिन उसके बाद 2 कहानी आती है। एक तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि वीरप्पन ने सरेंडर करना चाहा, सरेंडर किया भी, बाद में एसटीएफ ने उसके साथ कुछ 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ उसको मारा। लेकिन एसटीएफ इस बात से इनकार करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वीरप्पन को मौका दिया गया था, उसने सरेंडर नहीं किया, और नहीं करने के एवज में ऑपरेशन हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली और उस गोली चलने के इसमें मौत हुई। कुल 338 राउंड गोली चलती है, जिसमें से सौभाग्य या दुर्भाग्य इसे कहें कि वीरप्पन को सिर्फ 3 गोली लगती है। तो ये था वीरप्पन का कहानी, जिसने ना जानवर को छोड़ा, ना इंसान को छोड़ा, ना प्राकृतिक को छोड़ा, अपने भूख को मिटाने के लिए, दौलत की भूख को। इसी तरीके से कल के डेट में कोई नए कहानी को लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा ये कार्यक्रम आज का अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।